गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट। रोज़ की तरह एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं ऑनलाइन क्लास में। ये भागलपुर से एसपीटी क्लास। अभी हम लोग चल रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स क्लास 12 पर, और इस क्लास 12 में आपको पीछे की क्लास में इस चैप्टर का ऑल थ्योरी जो है कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर का कंसेप्चुअल क्वेश्चन बताया जा चुका है। इस चैप्टर का डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स भी बताए हैं। अब एनसीईआरटी प्रॉब्लम पे चल रहे हैं। एनसीईआरटी प्रॉब्लम में जो एक क्वेश्चन है 12.1, उसका ऑप्शन कंप्लीट हो गया है पूरा। अब 12.2 से आज हम लोग चलेंगे। आज विजयादशमी का भी पर्व बहुत से स्थानों पे मनाया जा रहा है, कुछ जगहों पे कल भी हुआ। आप सभी को और आपके परिवार को, आपके पूरे फैमिली को मेरे तरफ से विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामना। आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, समृद्ध हों। आपकी हर मनोकामना को माँ दुर्गा पूरा करें, यही मेरी शुभकामना है। और सभी छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद है। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और ये क्वेश्चन है अगला हम लोग का आज का एनसीईआरटी 12.2। 12.2 क्वेश्चन में है, सपोज यू आर गिवन ए चांस टू रिपीट द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए थिन शीट ऑफ सॉलिड हाइड्रोजन in place of gold foil. Hydrogen is a solid at temperature 14 Kelvin. What results do you expect? इसका हिंदी है, मान लीजिए आपको अल्फा प्रकीर्णन दोहराने का अवसर प्राप्त होता है। मान लीजिए आपको अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग दोहराने का अवसर प्राप्त होता है, जिसमें स्वर्ण पत्र के स्थान पर ठोस हाइड्रोजन का एक शीट दिया जाता है। जिसमें स्वर्ण पत्र के स्थान पर ठोस हाइड्रोजन का एक शीट दिया जाता है। ब्रैकेट में लिख लीजिए, 14 केल्विन ताप पर हाइड्रोजन ठोस होता है। 14 केल्विन ताप पर हाइड्रोजन ठोस होता है। आप किस परिणाम की अपेक्षा करेंगे? आप किस परिणाम की अपेक्षा करेंगे? देखिए, रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए थे, आपको पता है उसमें उन्होंने गोल्ड फॉयल को चुना था, क्योंकि गोल्ड का एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है और वो 79 है, यानी बड़ा एटम है वो। उसमें से अल्फा पार्टिकल चूँकि हीलियम प्लस प्लस होता है तो उसके कंपैरिजन में छोटा होता है, और इसलिए जब अल्फा पार्टिकल को गोल्ड के न्यूक्लियस पे प्रहार कराया जाएगा तो वो बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन हाइड्रोजन बहुत छोटा है अल्फा पार्टिकल के तुलना में मास में, और इसलिए अल्फा पार्टिकल को जब हाइड्रोजन पे प्रहार कराया जाएगा तो हाइड्रोजन उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो हाइड्रोजन ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसे स्थिति में अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कर पाना संभव नहीं है। इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, गोल्ड Z इक्वल टू 79 is heavier than alpha particle helium. Z इक्वल टू 2. Z इक्वल टू 2। But gold is heavier than alpha particle, so alpha particle experiment is possible.
अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट इज पॉसिबल, बट हाइड्रोजन H Z is equal to 1 is very light as compared to alpha particle. So alpha scattering experiment, सो अल्फ़ा यहाँ पर स्कैटरिंग ही लिखिए तो अच्छा है। सो अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज पॉसिबल, सो अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज नॉट पॉसिबल, एक्सपेरिमेंट इज नॉट पॉसिबल। इसका हिंदी है, सोना Z इक्वल टू 79, अल्फा कण हीलियम Z इक्वल टू 2 के तुलना में बहुत भारी है, इसलिए अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग संभव है। पैराग्राफ चेंज। लेकिन हाइड्रोजन Z इक्वल टू 1 अल्फा कण के तुलना में बहुत हल्का है, इसलिए अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग संभव नहीं है। देखिए भाई, तो यहाँ से आप अब देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन का नाभिक है ये तो बहुत ही छोटा है और इसके तुलना में जो अल्फा कण का नाभिक है ये तो इसके तुलना में बहुत बड़ा है। तो ये हो गया हाइड्रोजन का और ये हो गया हीलियम का, है ना। तो इसको जब इस पे प्रहार कराया जाएगा अल्फा कण का, तो वो हाइड्रोजन इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि पता ही है कि अल्फा कण नाभिक से पार नहीं करता है, लेकिन अल्फा कण यहाँ जो है वो बहुत भारी हो रहा है हाइड्रोजन के तुलना में, इसलिए हाइड्रोजन के नाभिक को भी ये लेते हुए उड़ जाएगा, इसलिए अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग इसमें संभव नहीं है। समझ गए? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग इसमें संभव नहीं है। तो ये था आपका 12.2। इसमें यही पूछा गया था कि जब गोल्ड फॉयल के स्थान पर सॉलिड हाइड्रोजन का उपयोग किया जाए तो क्या अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग संभव है? तो जवाब होगा इसमें नो, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग संभव नहीं है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। .3 What is the shortest wavelength? What is the shortest wavelength present in Paschen series? Present in Paschen series. Present in Paschen series of spectral lines, यही क्वेश्चन है। इसका हिंदी है, पाश्चन श्रेणी के स्पेक्ट्रल रेखाओं का
न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या है? पाश्चन श्रेणी के स्पेक्ट्रमी रेखाओं का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या है? तो देखिए, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य हम लोगों को निकालना है कि पाश्चन श्रेणी का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है। तो गौर कीजिए, फॉर पाश्चन सीरीज में N1 तो क्लियर है 3 होगा, क्योंकि पहला नंबर लाइमन होता है, दूसरा बामर, तीसरा पाश्चन, तो N1 का मान 3 होगा। अब बात रहा N2 क्या लेना है, तो N2 4 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकता है ना, 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो N2 का जो मान है, N2 का मान ये हो सकता है 4, 5, 6 ... इन्फिनिटी तक। तो अब यहाँ ये देखना है कि इसमें से शॉर्टेस्ट बोल दिया है, शॉर्टेस्ट क्या हुआ, तो यहाँ पे ये जो मान है इसका, ये शॉर्टेस्ट देगा, शॉर्टेस्ट, क्योंकि ये जितना बढ़ेगा नंबर उतना वेवलेंथ क्या होगा, घटेगा, तो ये शॉर्टेस्ट होगा। तो यहाँ पर N2 का मान क्या होगा, इन्फिनिटी। तो हम लोग फार्मूला तो पढ़े हैं, 1/1 लेमडा इक्वल टू R, ये हो गया 1/N1 स्क्वायर 1/N2 स्क्वायर। यहाँ पर R ये हो गया 1/N1 का मान क्या लेंगे, 3 स्क्वायर, N2 का मान क्या लेंगे, इन्फिनिटी स्क्वायर। ये 1/लेमडा इक्वल टू R, ये हो गया 1/9 और -1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी तो 0 ही हो जाएगा, तो तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 1/लेमडा इक्वल टू R, और यहाँ पर ये हो जाएगा इंटू 1/9, क्योंकि 1/इन्फिनिटी का मान क्या हो जाएगा, 0, तो 1/इन्फिनिटी 0 हो गया, तो R/9, तो लेमडा का मान क्या हो जाएगा, 9/R। R का मान क्या होता है, 1.097 इंटू 10⁻7। रीड बार कांस्टेंट का मान इतना होता है। अब 9/1.097 देखिए कितना आता है, 9/1.097 कितना आया, 8.204 आया। तो देखिए 8.204, इसका मान आया 8.204 इंटू 10⁻⁻7, इतना क्या आया, मीटर आया। हम लोग चाहें तो इसका आंसर इतना भी रख सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग नैनोमीटर में दे सकते हैं, एंगस्ट्रम में दे सकते हैं। अगर एंगस्ट्रम बना दें तो 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा इस जगह 8.204 और यहाँ पर इंटू 1000 इंटू 10⁻⁻7 और बाय 1000। अब ये किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रम आ जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो लेमडा का मान अभी एंगस्ट्रम में तो अभी मीटर में ही है, लेकिन अभी तो मल्टीप्लाई केवल किया है ना, तो अभी तो मीटर में ही है ना। अब ये हो जाएगा 8204, 1000 को मल्टीप्लाई हो गया, और ये हो गया 10⁻⁻10, ये मीटर में है। लेमडा इक्वल टू 8204, ये क्या हो गया, एंगस्ट्रम। तो पाश्चन श्रेणी में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए जो मान है वो कितना होगा, 8204 एंगस्ट्रम। क्लियर है, चलिए नोट कीजिए।
तेजी से नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। नंबर तीसरा हो गया है, चौथा नंबर पे चलिए, नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी। ट्वेल्व पॉइंट फोर, ए डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। A difference of 2.3 electron volt separates two energy level. Separates two energy level in an atom. In an atom, what is the frequency of radiation? What is the frequency of radiation emitted when the atom make a transition. When the atom make a transition. When the atom make a transition from the upper level to lower level. From the upper level to lower level. यही है आपका क्वेश्चन। इसका हिंदी लिख लीजिए। हिंदी है, एक परमाणु के दो ऊर्जा स्तर, एक परमाणु के दो ऊर्जा स्तर, एक परमाणु के दो ऊर्जा स्तर का अंतर 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। विकिरण के कारण उत्सर्जित आवृत्ति क्या है? विकिरण के कारण उत्सर्जित आवृत्ति क्या है? जब परमाणु ऊपरी स्तर से निचले स्तर पर संक्रमण प्राप्त करता है। जब परमाणु ऊपरी स्तर से निचले स्तर पर संक्रमण प्राप्त करता है। देखिए भाई, बताए हैं आपको क्लास में फ्रॉम बोर्स मॉडल। बाय बोर्स मॉडल, चेंज इन एनर्जी इक्वल टू होता है H इंटू न्यू, और न्यू का मान तब हो जाएगा चेंज इन एनर्जी बाय H। चेंज इन एनर्जी का मान है 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसको तो जूल बनाना पड़ेगा, और फिर H का वैल्यू 6.625 भी ले सकते हैं, और इंटू 10⁻⁻34। देखिए 16 इंटू 2.3 3.68 बाय
6.625 भी ले सकते हैं। ये 34 माइनस 19। अब इसको डिवाइड कीजिए। 3.68 6.62 3.68 6.625 0.5554 0.5554 0.5554 और इंटू 15 हर्ज। इतना हर्ज इसका आंसर हुआ। नोट कीजिए। सब दिख रहा है, कैमरा तो क्लियर चल रहा है। नोट हो गया। अब इसको मान लीजिए आप इस पे 1 पावर को इधर करते हैं, 10 इसका निकालते हैं तो 14 पावर बचेगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? यह आएगा 5.554 इंटू 10 पावर 14 हर्ज। तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी आंसर लिख सकते हैं। तो ये था आपका 4 नंबर क्वेश्चन। फाइव नंबर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम is minus 13.6 electron volt. What are the kinetic and potential energy? What are the kinetic and potential energy? What are the kinetic and potential energy of the electron in this state? Of the electron in this state. हिंदी है, हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर का ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर का ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसी स्तर पर इलेक्ट्रॉन का गतिज और स्थितिज ऊर्जा क्या है? इसी स्तर पर इलेक्ट्रॉन का गतिज और स्थितिज ऊर्जा क्या है? ध्यान दीजिएगा, ऐसा टाइप में भी पढ़ाए हैं। देखिए टोटल एनर्जी का मान क्वेश्चन में दे दिया है
13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी दिया हुआ है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -1/8πε0 Z(a²/r). इक्वेशन 1। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/8πε0 Z(e²/r). इक्वेशन 2। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 और ये होता है Z(e²/r). इक्वेशन 3। ये आपको क्लास में थ्योरी में सब पढ़ा दिए हैं, सब प्रूव किया हुआ है सब। अब गौर कीजिए, टोटल एनर्जी दे दिया, निकालना क्या है, काइनेटिक और पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पे चलते हैं 1 और 2 से, तो 2/1 करते हैं, 2/1 तो K/T ये हो जाएगा KE/TE। यहाँ पे आ गया 1/8πε0 Z(e²/r) माइनस 1/8πε0 Z(e²/r). यही होगा। यहाँ से इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये मान आ जाएगा -1। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो माइनस टोटल एनर्जी के इक्वल होगा। और टोटल एनर्जी का मान कितना दिया हुआ है, -13.6। सॉल्व करेंगे आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी निकल गया। अब क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा 2/1 पोटेंशियल बाय टोटल, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बाय हो जाएगा टोटल एनर्जी। पोटेंशियल का मान है -1/4πε0 Z(e²/r) पोटेंशियल एनर्जी का मान, और टोटल एनर्जी का -1/8πε0 Z(e²/r). ये सब जब कैंसिल होगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो यहाँ पे केवल 2 आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग देख सकते हैं कि ये माइनस नहीं, अभी ये 2 इंटू टोटल एनर्जी होगा। ये 2 इंटू टोटल एनर्जी का मान कितना है, -13.6 मल्टीप्लाई करेंगे 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये निकल गया आपका काइनेटिक एनर्जी, ये निकल गया पोटेंशियल एनर्जी। किताब में आंसर देखिए, बुक में कितना आंसर है, आ जाएगा इसका आंसर। नोट कीजिए, कैमरा चेक कर लेते हैं। कैमरा चेक करते रहना पड़ता है, कभी कभी कैमरा में प्रॉब्लम आ जाता है। कैमरा तो साफ है, एकदम क्लियर। नोट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर। A hydrogen atom initially in the ground level
ए हाइड्रोजन एटम initially in the ground level in an atom ground level absorbs a proton absorbs a proton proton नहीं sorry photon absorbs a photon which excites it which excites it to the n equal to 4 level. Determine the wavelength and frequency of photon. Determine the wavelength and frequency of photon. ये आपका क्वेश्चन है। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं हिंदी में लिख लीजिए। एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रारंभिक मूल स्तर पर फोटोन को अवशोषित करता है। एक हाइड्रोजन परमाणु प्रारंभिक मूल स्तर पर फोटोन को अवशोषित करता है। जो n=4 के स्तर पर प्राप्त होता है। जो n=4 के स्तर पर प्राप्त होता है। फोटोन का तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति निकालें। फोटोन का तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति निकालें। देखिए यहाँ पर जो देखना होगा कि कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। सिंस एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6। हाइड्रोजन है तो बाय केवल इसमें n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जब ग्राउंड स्टेट है तो n जब 1 है तो E1 का मान निकलेगा -13.6 बाय 1² तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर इफ n जब 4 हो जाएगा 4 तब E4 निकलेगा और ये -13.6 बाय 4² -13.6 बाय 16 यह आ जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ से हम लोग चेंज इन एनर्जी निकाल लेते हैं। देखिए चेंज इन एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा E4 E1। E4 का मान है -0.85 -13.6 चेंज इन एनर्जी का मान हो गया यहाँ पर 13.60 -0.85 10 - 5 कितना बचा 10 - 5 5 5 8
तो हो जाएगा 15 माइनस 8 7 डेसिमल, यह आ जाएगा 2 और यह आ जाएगा 1। इतना क्या हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ गया चेंज। अब क्या निकालना है फ्रीक्वेंसी। देखिए इसका फार्मूला क्या होगा। फार्मूला होता है चेंज इन एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ पे न्यू इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन एनर्जी बाय एच। अब यहाँ से हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। चेंज इन एनर्जी कितना है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको तो जूल बनाना पड़ेगा। चेंज इन एनर्जी का मान आ गया और एच का मान 6.62562 भी ले सकते हैं और इनटू ये हो गया 10 पावर माइनस 34 ऊपर जाएगा तो 15 आएगा, लेकिन इसको मैन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12.75 इंटू 1.6 12.75 इंटू 1.6 ये आया 20.4 आया। तो 20.4 आया। यहाँ पे लिख लीजिए न्यू इक्वल टू ये आ गया 20.4 इंटू ये ऊपर चला गया 15 डिवाइडेड बाय 6.62। उसमें 6.62 से डिवाइड कीजिए, 6.62 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 20.4 बाय 6.62 20.4 बाय 6.62 यह आ जाएगा 3.081 3.081। ये आ रहा है 3.08 और इंटू 10 पावर 15 हर्ज। ये क्या निकल गया। हम लोग को क्या पूछ रहा था वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकल गया, फ्रीक्वेंसी निकलेगा तो वेवलेंथ भी निकल जाएगा। क्या होता फार्मूला न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो सी 3 इंटू 10 पावर 8 और ये न्यू का मान निकल गया तो लैम्डा निकल जाएगा। नोट कीजिए। नोट हो गया। ये भी बॉर्स मॉडल पर आधारित क्वेश्चन था। चलिए हम लोग इसका वेवलेंथ निकाल लेते हैं। फॉर्मूला आपको बताया ही है लेम्डा इक्वल टू सी बाय न्यू। यहाँ पे सी का मान 3 इंटू 10 पावर 8 और इसका मान 3.08 और 10 पावर कितना है 15 है 16 है 15 है। तो अब इसको डिवाइड कीजिए, ये हो गया 3/3.08। इसको ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा -7 है ना, -7। अब इसमें चाहे तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड भी कर सकते हैं। 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड तो ये हो जाएगा 300/3.08 और इंटू 10 पावर ये ऊपर गया -9
300/3.08 कितना आता है देख लीजिए। 300/3.08, 300/3.08 कितना आया? 97.40, 97.40 आ रहा है। तो यहाँ पर 97.40 ये आ रहा है 97.40 और ये क्या हुआ? नैनोमीटर। तो इसको 97.4 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया वेवलेंथ का। तो ये था क्वेश्चन जिसमें कि आपको पूछा गया था वेवलेंथ कितना होगा और फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी का मान निकाल लिए इतना और वेवलेंथ का मान पे निकाल लिए इतना। आ गया। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इसमें कहता है यूजिंग बोर्स मॉडल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इन। लिख ही देते हैं जब सब लिखिए रहे क्वेश्चन। तो देखिए भाई 12.7 में है ए नंबर यूजिंग द बोर्स मॉडल calculate the speed of the electron in an hydrogen atom in an hydrogen atom in the n equal to 1 2 and 3 levels. B number calculate the orbital period. Calculate the orbital period in each of these levels. इसका हिंदी लिख लीजिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। हिंदी है बोर मॉडल के उपयोग से हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का चाल निकालें जो n = 1 n = 2 और n = 3 स्तर में हो। जो n = 1 n = 2 और n = 3 स्तर में हो। बी नंबर इन प्रत्येक स्तरों में कक्षीय आवर्त ज्ञात करें। मतलब ऑर्बिटल पीरियड क्या हुआ? एक तरह से टाइम पीरियड है ना। तो इन प्रत्येक स्तरों में कक्षीय आवर्त यानी कक्षीय समय ज्ञात करें। देखिए भाई गौर कीजिए,
यहाँ पर ये ए नंबर में वेलोसिटी पूछा गया है, पहले ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में, तीसरे ऑर्बिट में। बी नंबर में टाइम पीरियड पूछा गया है, पहले ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में, तीसरे ऑर्बिट में। तो ए नंबर हम लोग चले इसका, ए नंबर वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट होता है वी एन इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। ये फार्मूला थ्योरी में बताया गया है। अब n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर V1 इक्वल टू, और जेड तो ऑलरेडी 1 है ही क्योंकि हाइड्रोजन एटम। लाइन कटा है, क्वेश्चन आपको उधर लिखा हुआ है ही, आपको बस इधर इसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन तो उधर से लिखा हुआ है ही, अब इसे केवल सॉल्व कर रहे हैं, गौर कीजिए। कहीं कोई साइनिंग तो ज़्यादा नहीं हो रहा है? दिखाई पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पर ए नंबर जब सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी nth ऑर्बिट में होता है 2.18 इंटू 10⁻6 जेड बाय एन इन मीटर पर सेकेंड। जेड इक्वल टू ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पर वी एन इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6 बाय क्या होगा n। अब n का मान जब 1 है तो V1 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। n का मान जब 2 है ये हो जाएगा V2 2.18 बाय 2 इंटू 10⁻6, ये हो जाएगा 1.09 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। n इक्वल टू जब 3 है तो ये हो जाएगा V3, ये हो जाएगा 2.18 बाय 3 इंटू 10⁻6, ये हो जाएगा 0.6। 0.6 यहाँ पर बच रहा है 3, और अब लगा सकते हैं 0.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो प्रत्येक ऑर्बिट में इसका वेलोसिटी निकल जाएगा। नोट कीजिए, कहीं साइनिंग तो नहीं हो रहा है? नहीं, साफ साफ दिख रहा है। नोट कीजिए। नोट हो गए?
यहाँ पर जो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप चूँकि 21 है तो 0.7 खिला सकते हैं। 21 है और ये फिर 2 इतना 10 पावर 6 ये निकल जाएगा। तो ये वेलोसिटी का फार्मूला आपको पहले से पढ़ाया हुआ है। यहाँ से पहले z=1 रख के ये फार्मूला ले आए। ये किस में है? मीटर पर सेकेंड में है। उसके बाद तो पहला ऑर्बिट के लिए, दूसरा ऑर्बिट के लिए, तीसरा ऑर्बिट के लिए, सबके लिए निकल जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पर टाइम निकालना है। देखिए टाइम का फार्मूला क्या होता है। देखिए टाइम बी नंबर, टाइम Tn होता है 1.53 इंटू 10⁻⁻16 और ये होता है n³ और ये होता है सेकेंड, है ना। ये टी का वैल्यू है। तो 1.53 इंटू 10⁻⁻16 n³, वेर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। और ये कैसे निकाले? तो इसको आपको कल के क्लास में भी बताए हैं कि टाइम पीरियड होता है 2πr बाय वेलोसिटी, है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो 2πr हो गया। तो r रेडियस का फॉर्मूला बताए हैं, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला बताएं, दोनों को रख दिए, हल कर दीजिए, यही मान आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को पहला, दूसरा, तीसरा सबके लिए निकालना है। तो यहाँ पर n जब 1 होगा, n 1 तो T1 ये हो गया 1.53 10⁻⁻16 1 स्क्वायर। तो 1.53 10⁻⁻16 सेकंड आ जाएगा, इतना सेकंड आ जाएगा। इसी तरह दूसरा, तीसरा निकाल लीजिए। निकालिए। शाइनिंग तो नहीं हो रहा है कैमरा में, कैमरा तो शाइनिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए तो ये दूसरा, तीसरा निकल जाएगा अपने इस फार्मूला से। तो n अगर आप 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा T2, यहाँ पर आ जाएगा 1.53 10⁻⁻16 और ये तो क्यूब है भाई। हालांकि 1 का क्यूब है तो इतने रहेगा, लेकिन दूसरा अंक का क्यूब होगा तो वैल्यू तो बदलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2³ इसको सॉल्व कीजिए। 8 इंटू 1.53 10⁻⁻16 ये मान आ जाएगा 12.24 और इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड। इसी तरह से n 3 रखेंगे तो यहाँ पे T3 आ जाएगा 1.53 इंटू 10⁻⁻16 और ये 3³ तो 3³ कितना हो गया 27 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए 1.53 और 10⁻⁻16 सेकेंड से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कितना 7। तो 7 नंबर क्वेश्चन जो कि उसमें रह गया क्योंकि लाइन कटने के बाद वो चला जाता है स्टोरेज में। तो यहाँ पर ये 7 नंबर क्वेश्चन का A नंबर और B नंबर ये सॉल्व है। साइनिंग तो कहीं नहीं हो रहा है, लाइन अभी तक नहीं आया है, फिर भी साफ साफ आपको दिख रहा होगा। आराम से नोट कीजिए, घबराने की कोई बात नहीं। नोट कर लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पर चलते हैं। (12.8) 12.8 में है द रेडियस ऑफ द इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन
the radius of the innermost electron orbit the radius of the innermost electron orbit of a hydrogen atom is 5.3 into 10 power minus 11 meter. What are the radii? What are the radii of n is equal to 2, n is equal to 3? Of n is equal to 2 and n is equal to 3 ऑर्बिट्स। देखिए इसका हिंदी है, हाइड्रोजन परमाणु के भीतरी कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु के भीतरी कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु के भीतरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के कक्षा का त्रिज्या इलेक्ट्रॉन के कक्षा का त्रिज्या 5.3 इंटू 10 पावर माइनस 11 मीटर है। 5.3 इंटू 10 पावर माइनस 11 मीटर है। तब n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 कक्षा में त्रिज्याओं को निकालें। देखिए भाई ध्यान दीजिए, रेडियस जो शुरू वाला है R0 जिसको कहते हैं या R कह सकते हैं, ये दिया हुआ है 5.3 10 पावर माइनस 11 मीटर। तो कहता है कि बताइए कि रेडियस जो है दूसरे और तीसरे में क्या होगा। तो रेडियस का फॉर्मूला n ऑर्बिट के लिए होता है R0 इंटू एन स्क्वायर। R0 इंटू एन स्क्वायर, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा। एन स्क्वायर बाई जेड होता है, जेड का मान तो 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ से निकालना है, ऐसे आप लिख भी सकते हैं जेड, बट जेड इक्वल टू तो 1 हो जाएगा फॉर हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे आर एन का मान हो जाएगा R0 इंटू एन स्क्वायर। अब एन का मान यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा R2 R0 और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। R0 का मान कितना है 5.3, ये है 5.3 इंटू 10 पावर माइनस 11 इंटू कितना 4। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21.2 इंटू 10 पावर माइनस 11 मीटर, है ना। अब इसी तरह इफ n का वैल्यू कितना है 3, R3 हो जाएगा R0 और ये 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 5.3 10 पावर माइनस 11 इंटू 9 27 37 37
9 इंटू 3 27, 7 2 बचा 47, 47.7 इंटू 10⁻11 मीटर। ये निकल गया आपको R2 का मान और R3 का मान। शुरू वाला मान तो दिया हुआ ही था। ये है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है। (12.9) A 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम is used to bombarded gaseous hydrogen at room temperature what series of wavelength what series of wavelength will be emitted देखिए साफ साफ दिख रहा है आप सबको। क्लियर है? हिंदी लिखिए। लिखिए 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन पुंज रूम ताप पर हाइड्रोजन के गैसीय अवस्था पर प्रहार किया जाता है। हाइड्रोजन के गैसीय अवस्था पर प्रहार किया जाता है। इसमें उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य की श्रेणी होगी। देखिए भाई उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य की हम लोगों को क्या बताना है? श्रेणी बताना है। इसमें उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य की क्या श्रेणी होगी, यही सीरीज हम लोगों को बताना है। तो पहले देखना होगा कि इसमें से 12.5 तक ही लेना है, उसके बाद नहीं जाना चाहिए। तो कैसे होगा? तो उसके लिए पहले देखिए यहाँ पर बताए हैं E1 = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। E2 = -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। E3 = -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और E4 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब इसका डिफरेंस निकाल करके देखिए। डिफरेंस निकाल कर कितना आता है? जब इसका डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पर E2 - E1 तो हो जाएगा -3.4 -13.6 यानी कि 13.6 - 3.4 = 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
10.2 इसमें आ रहा है। उसके बाद इसी का फिर इससे इसमें देखिए करके, तो यहाँ पर हो जाएगा E3 माइनस E1, यह आ जाएगा -1.51 माइनस 13.6, ये हो जाएगा 13.6 माइनस 1.51। तो कितना होगा, यहाँ पे एक जीरो ले लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा सॉल्व करने में। अब सॉल्व कीजिए। 10 माइनस 1 कितना हुआ 9, 5 माइनस 5 कितना हुआ 0, यहाँ पे कितना आ गया 3 माइनस 1 कितना हुआ 2, तो हम लोग का कितना रहना चाहिए 12.5 तक रहना चाहिए। तो ये तो काम कर जाएगा, 12.09 ही है, ये काम कर जाएगा, इसको हम लोग लेंगे। आगे देखिए, अब यहाँ पर E4 माइनस E1 यह आ गया -0.85 माइनस 13.6, ये आ जाएगा 13.6 माइनस 0.85, यहाँ भी एक जीरो लगा दीजिए। फिर देखिए 10 माइनस 5 कितना हुआ 5, 15 माइनस 8 क्या हुआ 7, और ये 12, तो ये हो गया 12.75, तो ये हो गया नॉट एप्लीकेबल। ये एप्लीकेबल होगा, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आप देख ही रहे, 12.5 रहना चाहिए, आ गया कितना 12.75, तो ये हो जाएगा नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, ये जो है नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन ये दोनों जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। ये दोनों एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि 12.5 है और ये 12.9 तक ही आ रहा है। ये तो हो गया कौन सा सीरीज, ये लाइमन का, क्योंकि ये सब जंप करके कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में, तो ये सब हो गया फॉर लाइमन के लिए, फॉर हो गया लाइमन सीरीज के लिए। अब ये भी देखेंगे कि इसमें से कोई आता है कि नहीं आता उसके अंदर, तो इसमें से तो उसके अंदर आएगा, और ये बामर सीरीज का भी इसके अंदर ही आएगा। तो यहाँ पर एक हम लोग बामर सीरीज का भी निकाल लेंगे, तो पहले इसका निकाल लेते हैं, फिर बामर सीरीज का भी निकाल लेंगे। देखिए, तो अब यहाँ पे हम लोगों को दो ठो निकालना होगा, 10.2 पर और एक 12.09 पर, दोनों का वेवलेंथ निकालना होगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे, उस तरफ चलिए। तो यहाँ से इसमें आया, यहाँ से भी इसमें आया, है ना। तो n इक्वल टू ये क्या है 1, n इक्वल टू क्या है 2, n इक्वल टू क्या है 3, तो इससे इसमें आएगा। और ये कौन सा सीरीज है लाइमन, तो लाइमन सीरीज के लिए हम लोगों को वेवलेंथ निकालना है। यहाँ पे वेवलेंथ λ1, यहाँ पे वेवलेंथ λ2। तो हम लोग पहला के लिए चलते हैं, फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1 2, n इक्वल टू 2 के लिए, n इक्वल टू 1 2 के लिए कितना आया है, ये ना 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो चेंज इन एनर्जी का मान आया है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चेंज इन एनर्जी कितना होता है Hc बाय λ1 हो गया, और ये हो गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से अब λ1 निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको हम लोग जूल बना देंगे, डिवाइडेड बाय h का वैल्यू 6.625 10 पावर -34, और ये फिर इंटू 3 इंटू 10 पावर 8, इतना हो गया। अब इसको निकाल रहे हैं, यहाँ पर λ1 इक्वल टू, देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं
10.2 इंटू 1.6 को, तो यहाँ पर 10.2 इंटू 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10.2 और इंटू 1.6 आ जाएगा 16.32। 16.32 आ गया, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, यह आ गया 16.32। इसको देखिए, इसका तो एक भी अंक हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यह हो जाएगा 6, ये 19.86 और इसको ले चलिए 34, यहाँ 8, 26 ऊपर गया प्लस 26 और वहाँ पे कितना है -19, तो कितना होगा 7, तो ये हो जाएगा 10 पावर 7 होगा ना। यहाँ पे देखिए लैम्बडा एसिवल लैम्बडा, ये तो ये नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर नहीं जाएगा, तो यहाँ पर उल्टा हो गया। यहाँ पे लैम्बडा 1 निकालना है, क्या होगा एसी बाय 10.2 इंटू और ये हो जाएगा 1.6 10 पावर -19। अब हल कीजिए, वही तो 6.62 इंटू 10 पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय ये हो गया। इसको भी मल्टीप्लाई किए थे, कितना आया था 10.2 1.6 16.32 16.32 इंटू ये 10 पावर -19, यही है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 19.86 और ये 16.32, अब ये ऊपर गया, ये आ गया -34 प्लस 27। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वेव लेंथ लैम्बडा 1 का मान आएगा, यह आ जाएगा 1986 डिवाइडेड बाय 1632 और इंटू 10 पावर कितना -7। अब 1986 बाय 1632 डिवाइड कीजिए। वन टू 1216 ये आया 1216 और इंटू 10 पावर -7। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए तो ये हो जाएगा -9, तो ये हो जाएगा 121.6 नैनोमीटर। अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 122 नैनोमीटर। तो लैम्बडा 1 का मान निकला। इसी तरह से ये लैम्बडा 1 निकला, अब लैम्बडा 2 निकलेगा, तो लैम्बडा 2 का भी मान निकाल लेंगे। नोट कीजिए, बन गया। आज एनसीईआरटी पूरा 10 नंबर तक कंप्लीट कर देंगे। रोज़ रोज़ एक ही चीज़ पे कितना चलेंगे, आज कंप्लीट कर देंगे।
देखिए यहाँ तक कर लिए। ये जो मान हम लोग निकाले किस पे निकाले? 10.2 पर। अब किस पे निकालेंगे? 12.9 पर। इस पे तो निकलेगा नहीं, 12.9 तक ही निकलेगा। तो अब चलिए 12.9 पे निकालते हैं। फॉर n इक्वल टू 1 एंड, या 2 लिख लीजिए, 2 n इक्वल टू 3, चेंज इन एनर्जी 12.09 क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगा Sc/λ2, ये आ जाएगा 12.09 और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अब λ2 इक्वल टू h का वैल्यू 6.62 और इंटू 10⁻⁻34, c का मान 3 इंटू 10⁻8 और डिवाइडेड बाय, ये नीचे आएगा 12.09 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहाँ पर λ2 इक्वल टू 19.86 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 12.09 1.6, नाइनटीन पॉइंट थ्री फोर, 19.34, तो ये 19.34 आया। इंटू, ये फिर ऊपर जाएगा -34 प्लस, ये हो जाएगा 27। अब 19.86, 19.34, वन पॉइंट 026, 1.026, 1.026, 1.026 इंटू 10⁻⁻7, इसको लिख सकते हैं 1 पॉइंट या 102.6, 102.6 इंटू 10⁻⁻9, इसको लिख सकते हैं 103 नैनोमीटर। क्या आ गया? किसका? लैमन का आ गया। इसी तरह से आप वामर का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर वामर सीरीज, इसके लिए E2 का मान कितना आया है? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E3 का मान कितना आया है? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चेंज इन एनर्जी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा E3 माइनस E2 -1.51 माइनस 3.40, तो ये हो जाएगा 3.40 माइनस 1.51, यहाँ पर आ जाएगा 9.8 कितना बचा? 1
1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पे निकाल लीजिए, वेवलेंथ का मान निकल जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और सवाल है, निकल जाएगा ना, जैसे इसका लैम्डा निकाले वैसे इसका निकाल लीजिएगा। नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा तब तो हम ही को मेहनत करना पड़ेगा। 1 घंटा 20 मिनट क्लास हो गया है, थक गए हैं। चलिए यहाँ पे निकाल देते हैं एस सी बाय लैम्डा। लैम्डा का मान हो जाएगा एस सी बाय चेंज इन एनर्जी। इसको सॉल्व अपने से कीजिएगा, सॉल्व हम नहीं करेंगे, सब सॉल्व कर दिए। ये हो जाएगा 6.62 इंटू 10⁻−34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1.89 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल बना दिए, 10⁻−19 मीटर में आएगा। जैसे सबको सॉल्व किए हैं वैसे सॉल्व कीजिए, देखिए आंसर किताब में दिया हुआ होगा, मिल जाएगा। इसको अपने सॉल्व कीजिए, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम सॉल्व दर दो ठो करिए हैं, जैसे किए हैं वैसे इसको अपने से भी करिए। देखिए अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, नंबर है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। टेन नंबर, in accordance with the Bohr's model, in accordance with Bohr's model, find the quantum number, find the quantum number find the quantum number that characterizes the Earth's revolution around the sun in an orbit of radius 1.5 into 10⁻11 meter with orbital speed 3 into 10⁴ meter per second. Mass of Earth 6 into 10⁻24 kg। यही आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसका हिंदी लिखिए। बोर मॉडल के लंबे क्लास में लगातार गला में प्रॉब्लम तो होता ही है। देखिए बोर मॉडल के अनुसार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जिस कक्षा में परिक्रमा करती है उसका क्वांटम संख्या निकालें।
जिसकी त्रिज्या 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर है। चाल 3 इंटू कक्षीय चाल 3 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकंड है। द्रव्यमान 6 इंटू 10⁻24 kg है। देखिए इसमें बॉक्स मॉडल के अनुसार यहाँ पर सन जो है वो प्योर सेंटर में हो गया, सन जो है प्योर सेंटर में हो गया। वो लाइन क्या करता है हो। एक ही सवाल बचा हुआ है, इसको पूरा कर देते हैं। कठिनाइयाँ तो बहुत आती है जीवन में, कठिनाइयों को तो झेलना ही पड़ता है। देखिए यहाँ पर सूर्य है, इसकी चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा लगा रही है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अब ये जो दूरी है r, ये स्पीड है v, मास m, तो ये सब मान दिया हुआ है। अभी हम क्वेश्चन लिखे थे, क्वेश्चन तो लाइन कटा तो मिट गया, क्वेश्चन तो किताब से लेना पड़ेगा। वैल्यू जो जो दिया हुआ है, देखिए वैल्यू इसका दिया है। इसमें रेडियस का मान दिया हुआ है और ये है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, और इसमें स्पीड दिया हुआ है, यह है 3 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड, और इसमें मास दिया हुआ है और यह है 6 इंटू 10⁻24 kg, और बीटल नंबर निकालना है, एन का मान। तो जिस प्रकार नील बोर ने कहा था कि न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, चारों ओर कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ न्यूक्लियस में कौन है, सन है, चारों ओर कौन घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है, तो यहाँ पे सिस्टम वही लगेगा। तो यहाँ पर फ्रॉम बॉर्स मॉडल से हम लोग लिख सकते हैं, फ्रॉम बॉर्स मॉडल, बॉर्स मॉडल के आधार पर MVR इक्वल टू कितना, NH/2π, क्या निकालना है, N, तो हो जाएगा 2πMVR डिवाइडेड बाय H। N इक्वल टू 2, पाई का वैल्यू 3.14, 2 पाई का मान रख दिए, M का मान 6 इंटू 10⁻24, V का मान 3 इंटू 10⁻4, 3 इंटू 10⁻4, R का मान 1.5 10⁻11, 1.5 10⁻11 डिवाइडेड बाय H का मान 6.625 10⁻−34। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए 1.5 इंटू 2 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 6 54 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 6.625 इंटू, एक बार फिर से देखिए 1.5 इंटू 2 कितना हुआ 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 6 54,
इंटू इतना। अब आगे देखिए, पावर ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 24। पावर देख लीजिए यहाँ पर 34, 24, 15, ये है ना, 34, 24 और ये 15, कितना होगा? 73। तो ये हो जाएगा 10 पावर 73। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है? 54 इंटू 3.14, 54 इंटू 3.14, 54 इंटू 3.14, 169.56, 169.56, 169.56 divided by 6.625, 10 पावर 73, 6.625। सो इसमें डिवाइड करना है, आ ही गया है, बस अब 1 मिनट का मामला है। 6.625 से डिवाइड करना है। 169.56 में 169.56 डिवाइडेड बाय 6.625, 25.59, यानी 25.6 भी ले सकते हैं, 25.6। देखिए तो ये हो गया 25.6 और इंटू 10 पावर 73 या 2.56 इंटू 10 पावर 74, यही इसका आंसर होगा। तो आज हम लोगों का ये चैप्टर एनसीईआरटी एटम का कंप्लीट हो गया है। इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको कभी भी एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ सकता है, चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो, 10+2 सीबीएसई का एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हो या झारखंड बोर्ड का हो या जी मेंस नीट का एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आता ही है, इससे इनकार नहीं कर सकते। इसलिए मैंने ए से एक सारा क्वेश्चन को आपको बता दिए हैं। आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज करते रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू।